हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप अपनी पढ़ाई का और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। आपका आपके अपने इको गुरु चैनल पर स्वागत है। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में जे.एस. मिल की थ्योरी, यानी कि जो जॉन स्टुअर्ट मिल है उन्होंने जो अपनी रेसिप्रोकल डिमांड जो थ्योरी दी है, इस रेसिप्रोकल डिमांड थ्योरी में उन्होंने यूज किया है ऑफर कर्व को। अब इस ऑफर कर्व को समझने के लिए आप देखिए वीडियो जो कि ऑफर कर्व की डेरिवेशन के लिए बनाई गई है, यानी कि जो ऑफर कर्व की जो डेरिवेशन है वो किस तरीके से होती है, आप पहले उस वीडियो को देखिए। उसके बाद में ही आपको ये वीडियो जो है वो समझ में आएगी। समझ में तो आ जाएगी लेकिन इतना कंसेप्ट क्लियरिटी नहीं होगी, क्योंकि जब मैं आपको बताऊंगी कि ऑफर कर्व क्या होता है तो यहाँ पर आप समझ नहीं पाओगे कि इसकी डेरिवेशन कैसे हुई है। तो देखिए जो जे.एस. मिल हैं वो इम्प्रूवमेंट करते हैं जो रिकार्डो की जो थ्योरी है। सबसे पहले आईटी के अंदर, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के अंदर या इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर मर्केंटलिस्ट आते हैं, यानी कि जिनको हम वाणिज्यवादी या व्यापारवादी बोलते हैं। जो वाणिज्यवादी व व्यापारवादी हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हमें एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस करना चाहिए ना कि इंपोर्ट के ऊपर। जब हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा। उस टाइम पर जब मर्केंटलिस्ट आए थे 16वीं सेंचुरी के अंदर, तो उस टाइम पर क्या था, गोल्ड ज्यादा था, गोल्ड और सिल्वर। तो उन्होंने कहा कि जैसे जैसे हम एक तरीके से गुड्स का एक्सपोर्ट करेंगे वैसे वैसे गोल्ड और सिल्वर हमारी कंट्री में आएगा, और जितना ज्यादा गोल्ड और सिल्वर हमारी कंट्री में आएगा उतनी ही हमारी कंट्री रेपुटेटेड हो जाएगी, यानी कि उतने ही हम रीच हो जाएंगे। अब जब उन्होंने ये बात बोली कि हमें एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस करना है, इंपोर्ट को एंटर करने नहीं देना, तो ऐसा कब तक चलता। ऐसा नहीं चल सकता कि आप किसी को चीज भेजते रहो या एक्सपोर्ट करते रहो, उसके इंपोर्ट को लो ही ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में तो क्या हो जाएगा, जो ट्रेड है वो बाउंड हो जाएगा। अब उसके बाद फिर एंटर करते हैं एडम स्मिथ। अब एडम स्मिथ से सभी फेमिलियर हैं, सब जानते हैं कि वो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स में है और फादर ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स भी हैं। अब जब एडम स्मिथ एंटर करते हैं तो वो बताते हैं कि एक कंट्री का जो ट्रेड होना चाहिए, जो कंट्रीज का जो ट्रेड होना चाहिए, फ्री ट्रेड होना चाहिए, जिसके अंदर कोई भी टैरिफ, टैक्स, किसी प्रकार की कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो। तो उन्होंने कहा कि जो कंट्री, उन्होंने दी एक तरीके से एब्सोल्यूट, जो एक तरीके से कॉस्ट एडवांटेज के बारे में उन्होंने बताया कि जो उन्होंने ये बताया कि जो हमें एक्सपोर्ट करते हैं और एक इंपोर्ट करते हैं, जो जिस भी कमोडिटी का हम एक्सपोर्ट करते हैं वो कमोडिटी ऐसी होनी चाहिए जिसकी हमारी कंट्री में कम कॉस्ट आई हो, और उस कमोडिटी को हम इंपोर्ट करेंगे जो हमारी कंट्री में महंगी पड़ती है, यानी कि जो कॉस्टली है उसको इंपोर्ट कर लेंगे और जो हमारे कंट्री में चीप रेट पर तैयार कर पाते उसको हम एक्सपोर्ट कर देंगे। तो इस तरीके से अगर दोनों कंट्री ट्रेड करते हैं तो दोनों को बेनिफिट होगा। लेकिन फिर इसकी यहाँ पर भी वो एक चीज बताना भूल गए। अब इसमें देखा कि एक कंट्री किसी एक्स कमोडिटी में एफिशिएंट है और जो बी कंट्री है वो किसी वाई कमोडिटी में एफिशिएंट है। फिर अब होता क्या है कि अगर मान लिया जाए कि दोनों कंट्री में एक कंट्री ऐसी हो कि जो दोनों ही कमोडिटी में एफिशिएंट हो, दोनों के दूसरी के कंपैरिजन में, तो फिर ट्रेड तो अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ तो ट्रेड पॉसिबल नहीं है। लेकिन रिकार्डो ने वहां पर बताया कि नहीं, यहां पर भी हम ट्रेड कर सकते हैं, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का यूज करके। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का तो उन्होंने यूज किया और उन्होंने बताया कि एक कंट्री जो है, एक कंट्री दोनों में ही एफिशिएंट है, दोनों कमोडिटी में, एक दोनों ही कमोडिटी में इनएफिशिएंट है, तो फिर ट्रेड कैसे होगा। जो एफिशिएंट कंट्री है अब उसकी एक एफिशिएंसी जो है एक कमोडिटी में ज्यादा होगी और दूसरी में उससे थोड़ा कम होगी। जैसे कि आपसे ही पूछा जाए कि मान लिया जाए कि यहाँ पर इकोनॉमिक्स के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने बीए विद मैथ किया, बीए में मैथ भी और इकोनॉमिक्स भी ली, लेकिन आगे चलकर यदि वो मास्टर जो करते हैं वो इकोनॉमिक्स में करते हैं, तो जब उन्होंने पीजी जो की है एक तरीके से इकोनॉमिक्स में की है, तो उनसे अगर ये पूछा जाए कि आपको मैथ और इकोनॉमिक्स में कितने अच्छे हो, तो आप बोलोगे कि मैथ और इकोनॉमिक्स हमें दोनों ही अच्छे से आते हैं। लेकिन फिर ये पूछा जाए कि बेस्ट किस में हो, तो आप बोलोगे कि इकोनॉमिक्स में बेस्ट है। उसी प्रकार से मान लिया जाए कि एक बच्चा है जिसने
इकोनॉमिक्स भी नहीं आती, और इंग्लिश की हम बात कर लेते हैं कि इंग्लिश का थोड़ा सा रहता ना इंडिया में कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, और वो भी कुछ स्टेट के अंदर, साउथ की हम बात नहीं कर रहे। तो यहाँ पर अगर बोला जाए कि मुझे इंग्लिश भी नहीं आती और इकोनॉमिक्स भी नहीं आती, अगर फिर उससे पूछा जाए कि भाई इंग्लिश और दोनों में ही आप तो लॉस में हो, तो किस में थोड़े से ठीक हो, बोल दे कि मेरे को मतलब उसकी बजाय इंग्लिश थोड़ा ठीक आती है इकोनॉमिक्स की बजाय, तो उसको तो दोनों में ही लॉस है, लेकिन एक में कम लॉस है, एक में ज्यादा लॉस है। दूसरा कंट्री आपने देखा कि उसको दोनों में ही प्रॉफिट है, लेकिन एक में ज्यादा प्रॉफिट है, एक में कम प्रॉफिट है। तो अब वो यहाँ पर जो रिकार्डो है वो ये नहीं बता पाया कि एक कंट्री के पास जो प्रॉफिट है वो कितना कितना जाएगा, प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना होगा। तो इसी को आगे एक्सटेंड किया है एक तरीके से जेएस मिल ने। जेएस मिल ने बताया कि लेबर की सेम क्वांटिटी के साथ एक देश जो है भिन्न भिन्न मात्राओं का उत्पादन कैसे कर सकता, यानी कि अलग अलग दो कंट्री हैं, ए कंट्री और बी कंट्री। यदि दोनों कंट्री के अंदर, एक के अंदर भी 500 लेबर है, दूसरी के अंदर भी 500 लेबर है, फिर भी एक कंट्री ज्यादा प्रोड्यूस कर पाता है दूसरी के कंपेयर में, तो वहां पर ऐसा कैसे हो सकता है। तो इस पर उन्होंने बताया, यहाँ पर उन्होंने बताया कि इफेक्टिवनेस के कारण से होता कि लेबर कितनी इफेक्टिव है। अब आप देखिए, एक आप लेबर को उठा लीजिए यूएस की लेबर को, एक आप इंडिया की लेबर को उठा लीजिए, आपका जो पर पर्सन जो प्रोडक्शन होगा तो वो क्या होगा, कम आएगा, उनका जो पर पर्सन प्रोडक्शन होगा वो ज्यादा आएगा। ये उनकी इफेक्टिवनेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो आइए चलते हैं, हम इसको स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आप अपनी पढ़ाई का और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। आपका आपके अपने इको गुरु चैनल पर स्वागत है। आइए आज हम यहाँ पर करते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के अंदर जेएस मिल की थ्योरी, जो कि रेसिप्रोकल डिमांड थ्योरी है। इस थ्योरी को देखने से पहले आप देखिए कि जो ऑफर करा है उसकी डेरिवेशन किस तरीके से होगी। तो जब तक आप उसको नहीं देखोगे तब तक इस थ्योरी को समझने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम तो नहीं होगी, लेकिन थोड़ा सा ये आपको रहेगा कि ऑफर करो कैसे ड्राइव किया गया। तो इसकी डेरिवेशन के लिए आप देखिए इससे पहले वाली जो वीडियो है कि डेरिवेशन ऑफ ऑफर करो। देखिए जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है, इनकी जो थ्योरीज हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड है। तो जब तक आप इनको लिंक करके नहीं पढ़ोगे तब तक इनके कंसेप्ट आपको समझ में आने वाले नहीं हैं। तो देखिए जो सबसे पहले आते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के अंदर मर्केंटलिस्ट, जो व्यापारवादी या वाणिज्यवादी जिनको हम बोलते हैं। जो व्यापारवादी जो वाणिज्यवादी हैं वो क्या कहते हैं, उनकी क्या थॉट है। जो उनकी थॉट है वो ये कहते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करना चाहिए और इंपोर्ट नहीं करना चाहिए, इनकी ज्यादा से ज्यादा बेचो, ताकि ज्यादा से ज्यादा जब एक्सपोर्ट करोगे तो उससे आपके पास गोल्ड और सिल्वर आएगा। जितना ज्यादा गोल्ड और सिल्वर आएगा उतना ही ज्यादा आपकी कंट्री रिच होती चली जाएगी। लेकिन इसी कंसेप्ट को नकार दिया एडम स्मिथ ने। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कब तक चलेगा, ये कैसे चल सकता है। आप भी देख सकते हो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप किसी को चीज बेचते रहो और अगला आपकी मतलब अगले की आप जो चीज है जो आपको देने वाला है उसकी आप लो ही ना। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। जिस तरीके से आपके एक्सपोर्ट है इसी तरीके से दूसरे कंट्री के भी तो एक्सपोर्ट है। जब आप दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट करते हो तो आपको इंपोर्ट भी लेना ही पड़ेगा। तो फिर एडम स्मिथ आते हैं। तो एडम स्मिथ कहते हैं कि नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। ऐसा करते कि जो ट्रेड है ना फ्री होना चाहिए। जितना ज्यादा ट्रेड जो है वो फ्री होगा उतना ही क्या होगा, फ्लरिश होगा, उतना ही ज्यादा जो है ट्रेड फैल जाएगा। उन्होंने कंसेप्ट दिया फ्री ट्रेड का। जब उन्होंने एक कंसेप्ट दिया फ्री ट्रेड का तो उन्होंने कहा कि एक कंट्री उस गुड्स को प्रोड्यूस करे जो उसकी कॉस्ट कम आती है और उस गुड्स को वो इंपोर्ट कर ले जिसकी कॉस्ट क्या है उसकी कंट्री में ज्यादा आती है। अगर वो इस तरीके से करते हैं तो दोनों कंट्री को बेनिफिट होगा। अगर देखो एक कंट्री एक्स और वाई कमोडिटी का प्रोडक्शन करती है, दूसरी कंट्री है वो भी एक्स और वाई गुड्स का प्रोडक्शन करती है। यदि एक कंट्री में एक्स सस्ता पड़ता है तो एक्स को ही प्रोडक्शन करे, एक्स के अंदर ही एक तरीके से एफिशिएंसी लेकर आए, उसी के अंदर स्पेशलाइजेशन करे, और जो दूसरा प्रोडक्ट है जो वाई है जो उसके पास कॉस्टली है उसको क्या कर ले, वो
इंपोर्ट कर दे। लेकिन अब इसी को कंसेप्ट को फिर आगे एक्सटेंड करते हैं रिकार्डो। फिर रिकार्डो कहते हैं कि भाई देखो ये बात तो ठीक है कि जो कंट्री जिस चीज को प्रोड्यूस यानी कि सस्ता प्रोड्यूस कर पाती है उसको एक्सपोर्ट कर ले और जो कॉस्टली पड़ता है उसको इंपोर्ट कर ले। फिर उन्होंने कहा कि अगर ऐसा पॉसिबल ना हो तो अगर एक कंट्री दोनों में ही एफिशिएंट हो दूसरी के कंपेयर में तो फिर क्या होगा। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ तो ट्रेड पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक कंट्री एक में इनएफिशिएंट और एक में एफिशिएंट होनी चाहिए। तो भैया ऐसा जब दोनों ही एक कंट्री दोनों दूसरी कंट्री के कंपैरिजन में दोनों ही प्रोडक्ट को जब अच्छा तैयार कर पाती है कम कॉस्ट पर दूसरे के कंपैरिजन में, तो उसको क्या जरूरत पड़ी है कि वो ट्रेड करेगी। तो यहाँ पर ट्रेड नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जो रिकार्डो है अब उसने कहा कि हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेकर इसका समाधान दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि दोनों कंट्री भले ही एक को दोनों ही कमोडिटी में कॉस्ट ज्यादा आती है, एक कंट्री की जो दोनों ही कमोडिटी में जो कॉस्ट है वो कम आती है, दोनों में एक एफिशिएंट है दोनों में एक इनएफिशिएंट है। तो जो एफिशिएंट कंट्री है वो दोनों में से किसी एक में बहुत ज्यादा एफिशिएंट होगी और जिसको लॉस है वो दोनों में लॉस है तो एक में ऐसा होगा कि एक में कम लॉस होगा एक में ज्यादा लॉस होगा। जिसको ज्यादा बेनिफिट है जो बेनिफिट वाली कंट्री है वो उसका प्रोडक्शन करे जिसमें उसमें ज्यादा बेनिफिट है, और जो बी कंट्री है वो उस कमोडिटी का प्रोडक्शन करे जिसमें उसकी कॉस्ट कम आई है। तो उन्होंने इस कंसेप्ट को दे दिया। लेकिन फिर आप देखोगे कि वो ये नहीं बता पाए कि ये तो बता दिया उन्होंने कि ट्रेड करने से बेनिफिट होगा, लेकिन इसका रीजन नहीं दे पाए कि ऐसा होता क्यों है भाई, एक कंट्री ज्यादा प्रोड्यूस ही क्यों कर पाती है, तो वो इस चीज को नहीं बता पाए। अब ये बात बताई जेएस मिल ने। उन्होंने बताया कि सेम क्वांटिटी होते हुए भाई ए कंट्री में भी सेम क्वांटिटी है बी कंट्री में भी सेम क्वांटिटी है लेबर की, जब भी ए कंट्री ज्यादा प्रोड्यूस कर पाती है बी के कंपेयर में, तो ऐसा क्यों होता है। वहां पर उनका जो कंसेप्ट आया उन्होंने बताया कि ऐसा लेबर की इफेक्टिवनेस के कारण होता है। अब देखिए जो इफेक्टिवनेस क्या होती है, इफेक्टिवनेस का क्या मतलब होता है कि आप कितने एफिशिएंट हो, आप कितनी एफिशिएंसी के साथ काम करते हो, आप पर जो यूनिट प्रोडक्शन यानी कि पर डे के हिसाब से आप कितना यूनिट को प्रोड्यूस कर पाते हो। अगर आप यूएस की और इंडिया की जो लेबर है उसको कंपेरिजन आप कीजिए, देखिए, सर्च कीजिए, तो आप देख पाओगे कि जो इंडिया की जो लेबर है यूएस की लेबर के कंपेयर में एक तरीके से वो क्या है, इनएफिशिएंट है, इनकी पर यूनिट जो पर पर्सन जो प्रोडक्शन है वो कम है कंपेयर टू यूएस। तो यहां पर आपने देखा कि अगर इतनी ही लेबर यूएस में काम करे, इतनी ही लेबर अगर इंडिया में काम करे, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो उसकी क्वालिटी भी हाई होगी और जो प्रोडक्शन होगा वो भी ज्यादा होगा इंडिया के कंपैरिजन में। तो उन्होंने बताया कि ये डिपेंड करता है इफेक्टिवनेस के ऊपर। फिर रिकार्डो जो है वो सप्लाई साइड है, यानी कि सप्लाई साइड की बात करते हैं और लेबर कॉस्ट के आधार पर उन्होंने अपनी थ्योरी दी है। लेकिन जो जेएस मिल है वो कहते हैं कि भाई देखो सप्लाई साइड की आप बात कर रहे हो कि आपको एक्सपोर्ट करना चाहिए, एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस करो, सप्लाई के ऊपर। उन्होंने कहा कि भाई डिमांड भी तो करने वाला कोई होना चाहिए, डिमांड करेगा तभी तो तुम किसी को दे पाओगे। तो इसलिए जो जेएस मिल की थ्योरी है वो डिपेंड करती है एक तरीके से कंपैरेटिव एडवांटेज, यानी कि जो उनकी थ्योरी है वो डिमांड साइड है, उसके अंदर आपके जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो दूसरी कंट्री में किस तरीके से है। तो दो देशों के बीच में वह है वास्तविक अनुपात जिस पर वस्तु के सौदे किए जाते हैं, यानी कि दो कंट्री के बीच में वो रियल जो रेशो है जिस पर आप रियल में जो ट्रांजैक्शन करते हो वो डिपेंड करता है कि आपके प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो दूसरे कंट्री के अंदर इलास्टिक है या फिर इनइलास्टिक है। ये इलास्टिक और इनइलास्टिक जो है इस शब्द को आपको समझना पड़ेगा, इसी को हम रेसिप्रोकल डिमांड भी बोलते हैं। देखो इलास्टिक इनइलास्टिक, इलास्टिक का मतलब होता है फ्लेक्सिबल होना कोई चीज और इनइलास्टिक का मतलब होता है रिजिड होना। तो इसका मतलब क्या है कि यदि दूसरी कंट्री के अंदर आपके प्रोडक्ट की डिमांड है इनइलास्टिक यानी कि उसकी लचक कम है, तो वहां पर क्या होगा, आपको बेनिफिट होगा। यदि आपके प्रोडक्ट की डिमांड दूसरी कंट्री में है इलास्टिक, तो वहां पर आपको लॉस होगा। कैसे, मान लिया जाए कि एक तरीके से आप अगर किसी प्रोडक्ट को दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करते हो, जब वहां पर आप एक्सपोर्ट करते हो और आप कितने भी अगर प्राइस इंक्रीज करो तो वो अपनी अगर डिमांड को डिक्रीज नहीं कर पा रहे हैं तो आपको बेनिफिट होगा। दूसरी बात ये है कि अगर आप दूसरे प्रोडक्ट दूसरे कंट्री की जो प्रोडक्ट है जो आपकी कंट्री में आता है, यदि आप उसके प्रति इलास्टिक हो यानी कि इलास्टिसिटी ज्यादा है कि अगर वो थोड़ा सा भी चेंज करते हैं तो आप उनके प्रोडक्ट को स्किप कर सकते हो, तो वो उनके लिए नुकसानदायक होगा। जिस भी प्रोडक्ट की यदि आपकी जो प्रोडक्ट की जो दूसरी कंट्री में अगर डिमांड एक तरीके से अच्छी खासी है तो आपको बेनिफिट होगा, यदि नहीं है
तो आपको लॉस होगा। तो चलिए देखते हैं जो जेएस मिल की थ्योरी है। तो जो जेएस मिल है उन्होंने रीस्टेटमेंट ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी दी है। ये जो रीस्टेटमेंट का क्या मतलब है, रिकार्डो को ही एक्सटेंड कर रहे हैं, इसलिए इन्होंने बोला कि रीस्टेटमेंट जो कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी है ये। अब देखो द थ्योरी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड, रेसिप्रोकल का क्या मतलब, पारस्परिक मांग। पारस्परिक मांग का क्या मतलब है कि रेसिप्रोकल का मतलब ये बोलता है उल्टा। इसका क्या मतलब है कि यदि आप एक कंट्री को एक्सपोर्ट करते हो तो उसके बदले में आप कितना इंपोर्ट की डिमांड करते हो, या फिर आप किसी कंट्री से इंपोर्ट करते हो तो उसके बदले में आप कितना देना चाहते हो। इसी को हम ऑफर करो बोलते हैं। ऑफर का क्या मतलब, ऑफर करना। कि जब आप दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करते हो, दो तरीके से आप समझ सकते हो, दोनों सेम ही बात है। यदि आप दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते हो तो उसके बदले में आप कितना उसको देना चाहते हो। यदि आप एक्सपोर्ट करते हो तो दूसरे कंट्री के प्रोडक्ट की डिमांड आप कितना करते हो। जितना आपके प्रोडक्ट की डिमांड दूसरी कंट्री में ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा आप क्या कर पाओगे कि कम देकर दूसरी वस्तु को ज्यादा प्राप्त कर पाओगे। क्योंकि यहाँ पर कीमतों का मतलब ये नहीं है कि वो महंगी सस्ती प्राइस में हो रही कि 5 रुपए की थी 10 की हो गई। ये सिर्फ क्वांटिटी का डिफरेंस है कि जो क्वांटिटी डिफरेंस है वो डिफरेंस के कारण से ही यहाँ पर जो प्राइस का एक तरीके से जो प्राइस का चेंज नहीं आता, यहाँ पर जो क्वांटिटी आपको कम ज्यादा मिलती है कि आप थोड़ा देकर यदि ज्यादा प्राप्त कर पाते हो तो आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, एक तरीके से कॉस्टली है। यदि आप बहुत ज्यादा देकर बहुत कम प्राप्त कर पाते हो तो इसका मतलब है कि जो आपका प्रोडक्ट है वो क्या है, एक तरीके से चीप है। देखिए जो जेएस मिल की थ्योरी है इसको रीस्टेटमेंट ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी के नाम से हम जानते हैं। यही इसी थ्योरी का दूसरा नाम है द थ्योरी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड। तो मैंने आपको बताया कि रेसिप्रोकल डिमांड क्या होती है कि यदि आप किसी को एक्सपोर्ट करते हो तो उसके बदले में कितने इंपोर्ट की डिमांड करते हो, या फिर इंपोर्ट करते हो तो उसके बदले में कितना एक्सपोर्ट आप उनको देना चाहते हो। और कितना दोगे और कितना आपको मिलेगा ये डिपेंड करता है आपकी डिमांड और सप्लाई की जो इलास्टिसिटी है, यानी कि आपकी जो डिमांड है, सॉरी सप्लाई की नहीं डिमांड की, कि आपकी प्रोडक्ट की जो डिमांड है दूसरी कंट्री में कैसी है, इलास्टिक है कि इनइलास्टिक है। यदि इनइलास्टिक है तो इसका मतलब है कि वो ज्यादा डिमांड करेंगे तो आपको कम देकर ज्यादा प्राप्त होगा, आपका प्रोडक्ट महंगा रहेगा उनके कंपेयर में, तो आपको बेनिफिट होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए जो जेएस मिल है उनका टाइम पीरियड रहा है 1806 में, वो एक तरीके से उनका बर्थ हुआ इंग्लैंड के अंदर और फ्रांस में उनकी डेथ हो गई 1873 के अंदर। अब अजम्पशन है इनकी, अजम्पशन के बगैर ये थ्योरी को आप नहीं कर पाओगे क्योंकि कुछ अजम्पशन यहाँ पर आपको लेट करके चलनी पड़ेंगी, उन्हीं के आधार पर हम इन थ्योरी को निकाल पाएंगे। फर्स्ट है कि 2x2 का मॉडल है। इसका मतलब है कि दो देश हैं, एक टू का मतलब है कि दो कंट्री हैं ए और बी। इस दूसरे 2 का मतलब है कि दो कमोडिटी हैं एक्स एंड वाई, और इसका मतलब है कि ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेबर है, यानी कि 1 का मतलब है ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेबर है। जो भी आप प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालोगे वो लेबर में निकल कर आएगी। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है। देखिए कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का क्या मतलब, जितना फैक्टर को बढ़ाओगे उतनी ही कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि जितना आप फैक्टर को बढ़ाओगे उतना ही आपका प्रोडक्ट बढ़ेगा, कॉस्ट आपकी कांस्टेंट रहेगी। कि आपने एक ये जो पेन है इसको प्रोड्यूस किया 5 रुपए की कॉस्ट आई, नेक्स्ट आपने पेन प्रोड्यूस किया उसकी भी कॉस्ट क्या आई 5 रुपए ही रही, तो पर यूनिट जो कॉस्ट है वो चेंज नहीं होगी। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है। फिर है कि ट्रेड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट को आप कंपेयर कर रहे हो ना, एक कंट्री की कॉस्ट को दूसरी कंट्री की कॉस्ट के साथ कंपेयर किया जाता है, उसके ऊपर ये थ्योरी बेस्ड है। द पैटर्न ऑफ डिमांड इज सिमिलर इन 2 कंट्रीज, यानी कि दोनों कंट्री सेम कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं। जो ए कंट्री है वो भी एक्स और वाई को कंज्यूम करता, जो बी कंट्री है वो भी एक्स और वाई को कंज्यूम करता, एक जैसे टेस्ट हैं दोनों के। फिर उसके बाद है परफेक्ट कंपटीशन। जब परफेक्ट कंपटीशन आ जाता है ना तो आप सिर्फ आज ये बात सुन लो कि जब परफेक्ट कंपटीशन आ जाता है तो ये सारी की सारी अजम्पशन अपने आप निकल जाती है। जहां पर परफेक्ट कंपटीशन होगा तो आप मानकर चलना कि वो इकोनॉमी कैपिटलिस्ट है, वो इकोनॉमी लेजीज फेयर है, वहां पर आपको कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल मिलने वाले, ज्यादा आपको मोनोपोली इंजॉय नहीं करने वाले हो वहां पर कि आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जैसी चीज कोई नहीं होगी, आपको सिर्फ एक तरीके से कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल ही मिलेंगे। यानी कि आपको जो बेनिफिट होगा एक तरीके से वो कांस्टेंट कॉस्ट के, ये जो थ्योरी है वो कांस्टेंट कॉस्ट के आधार पर है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है, यानी कि जितना आउटपुट जितना आप फैक्टर को बढ़ाओगे उतना ही आपका आउटपुट इंक्रीज होगा और कॉस्ट आपकी
कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि जब आ जाता है कि परफेक्ट कंपटीशन है, तो परफेक्ट कंपटीशन का मतलब है कि डिमांड और सप्लाई जो है वो ऑटोमेटिक काम करती है। ये सप्लाई है और ये डिमांड है, यहाँ पर प्राइस का डिसीजन होता है और यहाँ पर आउटपुट का डिसीजन होता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की एक्सटर्नलिटीज भी नहीं पाई जाती कि ना तो डिमांड ज़्यादा हो ना ही सप्लाई ज़्यादा। अब मैंने आपको बताया कि परफेक्ट कंपटीशन को ही हम क्या बोलते हैं, लेजीज फेयर इकोनॉमी बोलते हैं, कि नो गवर्नमेंट इंटरविंग। यहाँ पर फ्री ट्रेड है, गवर्नमेंट इंटरविंग नहीं करेगी, ना कोई टैरिफ लगाएगी, ना कोई एक तरीके से ना कोटा लगाएगी। फुल एम्प्लॉयमेंट है। जब परफेक्ट कंपटीशन आ ही गया तो कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल भी अपने आप ही हो जाएंगे। परफेक्ट कंपटीशन के कारण से लेजीज फेयर इकोनॉमी अपने आप ही होगी, क्योंकि डिमांड और सप्लाई पर काम करते हैं। तो लेजीज फेयर इकोनॉमी गवर्नमेंट इंटरविंग कर ही नहीं रही। और पूर्ण रोजगार यानी कि जितनी लेबर की डिमांड है वो सारी की सारी उतनी, जितनी लेबर की सप्लाई है वो सारी की सारी डिमांड कर ली जाती है। अब देखिए कि एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, आपने कभी देखा है कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर कोई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होती हो? नहीं, हम मानकर चलते हैं, सिर्फ मानने के लिए है ये, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन नाम की कोई चीज होती नहीं है। ये सिर्फ हाइपोथेटिकल है, सिर्फ हम इसको सोच सकते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन। पहले अनाज का यहाँ पर जो है एक तरीके से एग्जाम्पल ले लेते थे, लेकिन अब अनाज के अंदर भी इतनी सारी वेराइटी है कि अगर आप गेहूं को भी लोगे तो 70 तरह के गेहूं हैं, तो आप क्या एग्जाम्पल लोगे? तो यहाँ पर हम मानकर चलते कि मान लिया जाए कि आप डालडा घी को दिल्ली से उठाते हो, और जब आप दिल्ली से उठाते हुए आप जाते हो पंजाब, और बीच में आपके पड़ता है अम्बाला, तो आप यदि उस घी को, मान लिया जाए कि परफेक्ट कंपटीशन, और परफेक्ट कंपटीशन में एक होमोजीनियस प्रोडक्शन ही होता है, आप सभी जानते हो। और जब होमोजीनियस प्रोडक्शन होता है उसके प्राइस चेंज नहीं होते। और जब प्राइस चेंज ना होने का कारण क्या है, क्योंकि फर्मों का साइज इतना छोटा है कि वहां पर उनके आने जाने से सप्लाई को इम्पैक्ट नहीं करती। जब वो सप्लाई को इम्पैक्ट ही नहीं करेंगी तो प्राइस भी इम्पैक्ट नहीं होने वाले। तो उस घी को चाहे आप अम्बाला के अंदर उतारो या फिर उसको पंजाब में लेकर जाओ, दोनों में आपकी कॉस्ट कहाँ पर कम आनी चाहिए? अम्बाला में कम प्राइस रखने चाहिए, और दिल्ली में तो और भी कम रखने चाहिए, और पंजाब में ज्यादा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि होमोजीनियस प्रोडक्ट है, पूरे कंट्री के अंदर एक ही घी है, वो भी डालडा, तो उसके सिवा कोई आपके पास सब्स्टिट्यूट्स नहीं है कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स है वही। तो अब क्या करोगे आप? अब तो आपके जो प्राइस वहां पर होंगे वही सेम आपके यहाँ पर होंगे, और वही सेम आपके पंजाब में होंगे। तो इसलिए इसके अंदर ट्रांसपोर्ट जो कॉस्ट होती है उसको हम ऐड ही नहीं करते परफेक्ट कंपटीशन में। फिर है ये आपकी नई है कि द एक्सपोर्ट ऑफ ईच कंट्री आर सफिशिएंट टू पे फॉर इट्स इम्पोर्ट्स। आप जितने भी इम्पोर्ट्स करते हो आपके पास सफिशिएंट है कि आप उनके एक्सपोर्ट के द्वारा उनकी पेमेंट कर पाओ। आइए अब हम देखते हैं इसको डायग्राम के थ्रू। ओ एक्सिस पर हम ए कंट्री के एक्सपोर्ट को लेते हैं, और जो बी ओ वाई एक्सिस है यहां पर हम लेते बी कंट्री के जो इंपोर्ट्स, सॉरी बी कंट्री के जो एक्सपोर्ट्स हैं। आपने देख लिया कि ओ एक्सिस पर हमने ए कंट्री के एक्सपोर्ट को लिया है, और बी एक्सिस पर हमने बी कंट्री के एक्सपोर्ट को लिया। इनका उल्टा कर सकते हो कि जो इसके एक्सपोर्ट है वो इसके इंपोर्ट है, जो इसके एक्सपोर्ट है वो इसके इंपोर्ट है। ये ए कंट्री का ऑफर करो, ये ए कंट्री का ऑफर करो। और ऑफर करो का मैंने आपको बताया ना कि जो ए कंट्री का जो ऑफर करो है इसके बारे में मैंने आपको बताया। एक सेकेंड रुकिए। ये ऑफर करो का क्या मतलब होता है? ऑफर करो का मतलब होता है कि जब आप एक्सपोर्ट करते हो ना तो उसके बदले में दूसरे जो इंपोर्ट है उसकी कितनी डिमांड करते हो, या फिर जो इंपोर्ट करते हो उसके बदले में कितना आप देना चाहते हो। तो ये ए कंट्री का ऑफर करो। और मैंने आपको बताया कि ऑफर करो कैसे ड्राइव किया गया ए और बी कंट्री का। ये वीडियो देखिए आप, तब आपको पता चल जाएगा कि इसकी डेरिवेशन किस तरीके से हुई। उसी प्रकार से ये बी कंट्री का ऑफर करो, बी कंट्री का, इसके ऊपर क्या दिखाया गया? इसके ऊपर दिखाया गया है कि इसके हर पॉइंट पर जो एक्स कमोडिटी का, यानी कि जो अलग अलग प्राइस पर जो एक्स कमोडिटी का जो प्रोडक्शन है वो बताया गया है। इस पर वाई कमोडिटी का, यानी कि जो भी आप एक्सपोर्ट करोगे वाई कमोडिटी को दिखाया गया है, और इसके ऊपर एक्स कमोडिटी को दिखाया गया। ये जो ई पॉइंट है वो इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, यानी कि इस पॉइंट पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आपके दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। यहाँ पर आप जो एक्सपोर्ट करते हो वो करते हो इतना,
ओ क्यू के बराबर। अगर हम ए कंट्री की बात करते हैं और जो इंपोर्ट है वो है ई क्यू, तो यहाँ पर आप टर्म्स ऑफ ट्रेड निकाल सकते हो। जो टर्म्स ऑफ ट्रेड होती हैं उनको बोलते हैं हिंदी में, वो जो टर्म्स ऑफ ट्रेड होती हैं, व्यापार की जो शर्तें हैं, ये दो तरीके से निकलती हैं। वो टॉपिक जब करवाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी। एक प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट डिवाइड बाय प्राइस ऑफ इंपोर्ट। दूसरा हम निकालते हैं जब क्वांटिटी की बात करते हैं, क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट, क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर जो टर्म्स ऑफ ट्रेड निकालोगे तो आप करोगे ओ क्यू, यानी कि ये आपके क्या हैं, एक तरीके से एक्सपोर्ट है और ये क्या है आपके इंपोर्ट है, यानी कि ई क्यू डिवाइड बाय ओ क्यू, ये आपकी निकल कर आ जाएंगी। यानी कि जो व्यापार की शर्तें, वो आपको बाद में पता चलेगा कि जो ट्रेड आप कर रहे हो वो आपके फेवर में है या नहीं है। ये सिंपल डायग्राम है कि यहाँ पर जहाँ पर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। और जो ये ओ ई है, ये एक तरीके से इंटरनेशनल एक्सचेंज लाइन है, ये इनके स्लोप को बताएगी। इस स्लोप से ही आप बता पाओगे कि स्लोप से ही आपको ये पता चलेगा कि किस कंट्री को कितना बेनिफिट होता है। तो ई पॉइंट आपने देख लिया कि इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, ओ एक्स पर ए कंट्री के एक्सपोर्ट हैं, ओ वाई पर बी कंट्री के एक्सपोर्ट हैं। तो चलिए हम सबसे पहले कर लेते हैं कि जो ए कंट्री है, ए कंट्री के अंदर जो ए कंट्री है, यदि ए कंट्री में वाई कमोडिटी की जो डिमांड वो इंक्रीज हो जाए, फिर या वाई कमोडिटी की डिमांड डिक्रीज हो जाए, तो यहाँ पर आप हेडिंग लगा लोगे कि जो यदि वाई कमोडिटी की जो डिमांड है यदि वो इंक्रीज होती है या फिर वाई कमोडिटी की डिमांड डिक्रीज होती है, तो तब ए कंट्री के टर्म्स ऑफ ट्रेड के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या टर्म्स ऑफ ट्रेड उसके फेवर में होंगे या फिर उसके अनफेवर में होंगे। अभी देख लेते हैं, यदि इस कंट्री की जो एक तरीके से अगर जो डिमांड है वाई कमोडिटी की इस कंट्री में अगर डिक्रीज हो जाती है तो तब क्या होगा। अगर वाई कमोडिटी की डिमांड ए कंट्री में डिक्रीज हो जाती है, फर्स्ट यदि ए कंट्री में वाई कमोडिटी की डिमांड डिक्रीज हो जाती है तो इसका मतलब क्या है कि अब आप वाई कमोडिटी को कम लेने वाले हो। अब वो कमोडिटी क्या पड़ी रहेगी, फालतू पड़ी रहेगी उनके पास। दूसरा है, दूसरी बात देखोगे कि यदि ए कंट्री में वाई कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, अब देखो जैसे ही उनके प्रोडक्ट को आप ज़्यादा मंगाओगे वैसे ही आपको क्या करेंगे, वो कम देंगे। ठीक है ना, आपको ज़्यादा देकर आपको ज़्यादा देना पड़ेगा अमाउंट एक्स कमोडिटी का, तब जाकर आपको थोड़ा सा मिलेगा वाई कमोडिटी। इस केस में उल्टा हो जाएगा कि आप डिमांड ही नहीं करते, अब वो क्या है कि आपको ज़्यादा देने के लिए तैयार है, वही ले लो ताकि उनका जो प्रोडक्ट है वो सेल हो सके। जब वाई कमोडिटी की एक तरीके से डिमांड डिक्रीज होती है तो हमारा जो ऑफर करो है ए कंट्री का वो शिफ्ट हो जाता है हमारा ओ ए से ओ ए वन, ये शिफ्ट हो जाएगा हमारा, ये ओ ए वन हो जाएगा। और आप अब ई से ई वन पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में होंगे। यहाँ से आप लोगे, इससे आप ये आप लिख सकते हो कि ये अल्फा कोई, ताकि आपको थोड़ी आसानी रहे। अगर आप नहीं भी लिखोगे तब भी कोई बात नहीं, ये अल्फा है। और दूसरे का स्लोप दिखाने के लिए हम लेंगे यहाँ से एक लाइन, ये ओ ई वन को, ये देखिए ये आपका अल्फा वन है। अब देखिए अल्फा के कंपेयर में जो ज़्यादा स्लोप है, यानी कि ज़्यादा कौन सा अल्फा वन है, यानी कि ये जो ओ ई लाइन है इसकी बजाय ये लाइन क्या स्टीप है, ओ ई वन की बजाय, या आप ऐसे कह सकते हो कि अल्फा की बजाय अल्फा वन का स्लोप इस लाइन का ज़्यादा है। या फिर आप ये बोल सकते हो कि जो हमारा ई है, यानी कि ई की बजाय ई वन पर इस लाइन का स्लोप क्या है, ज़्यादा। आप ऐसे बता सकते हो। तब देखोगे इस साइड क्या होगी, स्टिफनेस होगी है। तो ये आपको बताता है कि अब आपकी जो कंट्री है उसके अंदर जो वाई कमोडिटी है उसकी डिमांड डिक्रीज हो गई है। तो जो ई पॉइंट है ए कंट्री के लिए फेवरेबल रहेगा, ये उसके फेवर में रहेगा। तो आप लिखोगे कि ए कंट्री के लिए फेवरेबल है। जब ये ए कंट्री के लिए फेवरेबल है तो बी कंट्री के लिए अनफेवरेबल है। क्यों है, क्योंकि अब क्या करेंगे कि ये इसको इतना देना पड़ेगा और इतना अब इसको मिलने वाला है। अब इस पॉइंट पर क्या था कि वो इतना एक्सपोर्ट करता था,
इतना एक्सपोर्ट करता था तब उसको इतना मिलता था। अब इसमें थोड़ा सा भी अगर थोड़ा सा चेंज हुआ इधर तो, लेकिन अब क्या है कि अब ये एक्सपोर्ट करता है इतना, लेकिन देखो मिलता लगभग उतना ही है, तो इसको बेनिफिट हो गया ये कंट्री को। उसके बाद आप देखोगे यदि इस कंट्री के अंदर वाई कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, तो देखो अब वाई कमोडिटी की जब डिमांड इंक्रीज होगी तो जो दूसरा कंट्री है, जो बी कंट्री है, अब वो क्या कहेगा, वो ये कहेगा कि पहले आप मुझे एक्स कमोडिटी को पहले से ज़्यादा दोगे, तब जाकर मैं आपको वाई कमोडिटी की 1 यूनिट एक्स्ट्रा दूंगा। क्योंकि जितना ज़्यादा आप डिमांड बढ़ाओगे उनकी कमोडिटी की, उतना ही ज़्यादा वो डिमांड करेंगे, वो कहेंगे कि पहले से आप ज़्यादा दो तब आपको 1 यूनिट वाई मिलेगा। तो अगर उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है तो जो ये करव है वो शिफ्ट हो जाता है OA से OA2। OA2। अब देखिए क्या होता है यहाँ पर, और आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 से E2 पर आ जाओगे। आपका ये E1 था, ये E था, तो अब आप आ गए E2 पर। जो E2 पॉइंट है ये आपको क्या बताता है, ये बताता है कि अब आप क्या करोगे, इतने एक्सपोर्ट करोगे, इतना आप एक्सपोर्ट करने वाले हो, तब जाकर आपको E2 के बराबर आपको क्या मिलेंगे, इंपोर्ट मिलेंगे। तो ये आपके लिए अच्छा थोड़ा है कि आप पहले इतना देते थे, अब आपको इतना ज्यादा देना पड़ा हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा माइनर से डिफरेंस आ सकता है कि थोड़ा सा आप ज्यादा ले रहे हो, लेकिन देखो क्वांटिटी में आपको ज्यादा देना पड़ा। तो आप बताओगे कि जो E2 पॉइंट है वो ए कंट्री के फेवर में नहीं है, यानी कि यहाँ पर ये जो ए कंट्री है उसके अनफेवर में है। ठीक है, ये मेरी बात आई होप कि सभी समझ गए होंगे। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो बी कंट्री है उसका रिएक्शन कैसा होगा। ये आपने ए कंट्री के बारे में समझ लिया, आपको मुझे लगता है कि समझ में आ भी गया होगा। तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पर आप लिख लेना जब आप इस डायग्राम को समझोगे कि यहाँ पर वाई जो कमोडिटी है उसकी डिमांड डिक्रीज हो जाती है, इसलिए कंट्री को बेनिफिट होता है। और यहाँ पर जो है एक तरीके से जो वाई कमोडिटी है उसकी डिमांड इंक्रीज होने के कारण से ए कंट्री को लॉस होता है। अब देखिए अब हम बात करते हैं बी कंट्री की। जो बी कंट्री है उसके बारे में हम जान लेते हैं। OX पर वही हम X कमोडिटी को रखेंगे, ये X कमोडिटी है, और ए कंट्री के ये एक्सपोर्ट है। उसी प्रकार से OY पर हम रखेंगे Y कमोडिटी को, जो कि ये Y कमोडिटी बी कंट्री के एक्सपोर्ट्स हैं। अब देखिए आप उसी प्रकार से हम लेंगे कि ये हमारा ऑफर करा हुआ है ए कंट्री का, ये ए कंट्री का ऑफर करा हुआ है, और जो ये है ये बी कंट्री का ऑफर करा हुआ है। ये जो ए कंट्री का ऑफर करा हुआ है और ये जो है बी कंट्री का ऑफर करा हुआ है। अब हम यहाँ पर दिखाएंगे कि किस तरीके से जो बी कंट्री है उसके अंदर जो एक्स कमोडिटी की डिमांड अगर इंक्रीज होती है तो तब क्या होगा, इसको लॉस होगा, यानी कि बी के अनफेवर में होगा। अगर बी कंट्री के अंदर एक्स की जो डिमांड है वो डिक्रीज हो जाती है तो इसके फेवर में होगा। ये फेवर और अनफेवर आप समझ पा रहे होंगे। मेरा कहने का मतलब है कि जब यहाँ पर डिमांड इंक्रीज होने का मतलब है कि आप जो ये बी कंट्री है उसका जो प्रोडक्ट है किसी इस बी कंट्री के अंदर जो ए कंट्री का प्रोडक्ट है वो ज़्यादा इनइलास्टिक है, यानी कि लोग इसको ज़्यादा डिमांड करते। जब ज़्यादा वो डिमांड करेंगे तो अब बी कंट्री को जो वाई कमोडिटी है वो पहले के कंपेयर में ज़्यादा देना पड़ेगा। जब वो डिमांड ही नहीं करते यहाँ पर तो वो ए कंट्री के जो प्रोडक्ट को जब लेते ही नहीं है तो वाई कमोडिटी को भी वो कम देंगे। यहाँ पर उनको क्या है, इसकी डिमांड कम होने के कारण से वो क्या हो जाएगा, उसके फेवर में हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि जो ए कंट्री है, जो बी कंट्री है उसकी डिमांड कहाँ पर डिक्रीज होगी। हम ले लेते हैं कि ये बी से B1, बी से आप B1 पर आ जाते हो। ये कोई ई पॉइंट है इक्विलिब्रियम का,
यहाँ से वही स्लोप दिखाने के लिए आप लाइन ले लोगे एक, ये कोई एक लाइन है, ओ ई लाइन जो है, यहाँ से ये अल्फ़ा दिखाया गया है, ये अल्फ़ा है। उसी प्रकार से आप ई से E1 पर आ जाते हो, जो कि एक्स कमोडिटी की जो डिमांड है वो डिक्रीज हो गई है बी कंट्री में। बी वाई का प्रोडक्शन करता है तो इसलिए एक्स की तो इंपोर्ट करता है, तो उसकी डिमांड डिक्रीज इंक्रीज होने से उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ से जो इसका स्लोप हो जाएगा, अब हो जाएगा ये OE1। अब देखिए ये अल्फ़ा से अल्फ़ा 1 है। अब देखो आप अल्फ़ा ज़्यादा है बजाय कि अल्फ़ा 1 के, तो यहाँ पर जब उसकी डिमांड डिक्रीज होती है, यहाँ पर अपोजिट समझोगे, वहाँ पर क्या था, जब उसका स्लोप ज़्यादा था तब बेनिफिट था। अब यहाँ पर देखोगे जब उसकी डिमांड कम करता है वो एक्स वस्तु की, अगर डिमांड डिक्रीज हो जाती है तो यहाँ पर बी कंट्री को बेनिफिट होगा, यानी कि जो बी कंट्री है उसके फेवर में होंगी टर्म्स ऑफ ट्रेड। दूसरी बात है, यदि इसके अंदर डिमांड इंक्रीज हो जाए, अब क्या है, डिमांड इंक्रीज होने का डिक्रीज होने का आपको कैसे पता चले। अब देखिए इस लाइन को एक बार थोड़ा नीचे ले लेते हैं कि पहले जब उसकी डिमांड और ये दोनों का ऑफर करो यहाँ पर इंटरसेक्ट करता था तो वो इतना मिलता था उसको ओ क्यू के बराबर, जब वो ई क्यू एक्सपोर्ट करता था। अब क्या हुआ है, यहाँ पर देखो, यहाँ से जो गिरने की रेट है ओ क्यू से ओ क्यू 1 हुई है, लेकिन जो एक तरीके से यहाँ पर एक्स की डिमांड डिक्रीज होगी ना, अब वहां पर देखो उसने कितना डिक्रीज कर दिया, यहाँ से देखो अब उसका, तो इसको क्या है, पहले के कंपेयर में कम देना पड़ रहा, सिर्फ डिमांड तो इतनी ही डिक्रीज हुई है, लेकिन अब ये पहले के कंपेयर में वाई कमोडिटी को कम देता। तो ये जो E1 पॉइंट है वहां पर जो है एक तरीके से जो E1 पॉइंट पर जो बी कंट्री है उसको बेनिफिट है। यदि हम इसका दूसरा केस देखते हैं कि यदि बी कंट्री के अंदर जो डिमांड है एक्स कमोडिटी की इंक्रीज हो जाती है, तो जो ये ऑफर कराओ है OB या OB1, ये शिफ्ट हो जाएगा आपका OB2, ये हो जाएगा आपका OB2। यहाँ पर आप देखोगे कि एक्स कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज हो गई है। अब यहाँ पर देखिए क्या सीन बनता है। अब यहाँ पर आप देखोगे, अगर यहाँ पर हम दिखाना चाहें, ये कोई आपका E2 इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा, और अब आपकी जो स्लोप लाइन है वो हो जाएगी ये आपकी स्लोप लाइन होगी। अब आप देखिए जो स्लोप लाइन है ये जो है यहाँ से आप ले सकते हो, ये अल्फ़ा 2 हो जाएगी। अल्फ़ा से आप कंपैरिजन करोगे या फिर अल्फ़ा 1 के साथ अगर आप देखना चाहते हो फेवर अनफेवर में, तो ये अल्फ़ा से क्या है, ज़्यादा है, यानी कि जो अल्फ़ा 2 है उसका स्लोप अल्फ़ा के कंपेयर में ज़्यादा है। इसका ढलान, स्लोप समझते हो ना आप, ढलान यानी कि स्टीपनेस, कितना खड़ा होता हुआ जा रहा है वो, तो इसका स्लोप क्या है, ज़्यादा है इसके कंपेयर में। तो यहाँ पर जब एक्स कमोडिटी की जो डिमांड है वो इंक्रीज होगी, अब बी कंट्री ज़्यादा एक्स को मांगेगा, तो क्या ए कंट्री उसको इतने सस्ते में देने वाला है, तो ए कंट्री क्या करेगा, भाव खाएगा और पहले के कंपेयर में वाई की ज़्यादा डिमांड करेगा। वो ये कहेगा कि यहाँ से देख कंपैरिजन करना, वो कहेगा कि मैं आपको उसके कंट्री में क्या हुआ, इसकी डिमांड इंक्रीज हो गई है, वो कह रहा है कि मैं आपको जब इतना दूंगा जब आप मुझे इतना वाई एक्स्ट्रा दोगे, यानी कि अब मेरे को सॉरी बी की हम बात करें एक्स कमोडिटी के कंपैरिजन में, तो क्या है कि बी के अंदर अगर एक्स कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज होती है तो क्या है, अब उसको कितना कमोडिटी चाहिए, इतना एक्स, अब उसको कितना देना पड़ेगा, E2 क्यू, अगर यहाँ पर हम क्यू ले लेते हैं तो इतना देगा, पहले कितना देता था, इतना देता था, इतनी कमोडिटी की जो वो डिमांड करता था। तो जो E2 पॉइंट है वहाँ पर जो बी कंट्री है वो अनफेवर में है, यानी कि जो B2 कंट्री है, सॉरी जो बी कंट्री है वो यहाँ पर अनफेवर में है। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे एक डायग्राम रहता है, वही डायग्राम मेन है और वो डायग्राम आपको बताता है, वहीं से आपको ये पता चलेगा कि जो रिकार्डो को जो एक्सटेंड किया है जेएस मिल ने, कि वो किस तरीके से आपको बताएगा कि किस कंट्री को कितना बेनिफिट होगा। आइए चलिए देखते हैं। अब देखिए ओ एक्स पर हमने वही एक्स कमोडिटी को लिया, यहां पर हमने एक्स कमोडिटी को लिया जो कि ए कंट्री के एक्सपोर्ट है, यहां पर रहेंगे ए कंट्री के एक्सपोर्ट, यहां पर जो बी वाई कमोडिटी है और ये बी कंट्री के एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट्स है। ये आप देखोगे
कि ये डोमेस्टिक एक्सचेंज लाइन है, OA हम यहाँ पर ले लेते हैं, ये ए कंट्री की डोमेस्टिक एक्सचेंज लाइन है, या OH कर लेते हैं, ये ए कंट्री की डोमेस्टिक एक्सचेंज लाइन है। ये जो डोमेस्टिक एक्सचेंज लाइन है, अब दूसरा हम कंट्री लेते हैं बी कंट्री के बारे में, ये उसकी डोमेस्टिक एक्सचेंज लाइन है। ये उसकी डोमेस्टिक एक्सचेंज लाइन है। मान लिया जाए कि ON हम यहाँ पर ले लेते हैं। ये दोनों ये ऑफर करो हैं, ये ऑफर करो, ये ए कंट्री का ऑफर करो है, और ये जो है वो बी कंट्री का ऑफर करो। ई पॉइंट इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। अब देखिए जेएस मिल आपको क्या बताता, वो कहता है कि यदि यहाँ से हम एक लाइन ले लेते हैं, एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ से हम एक लाइन ले लेते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं O एक्सिस पर हम लिख देते हैं OQ, ये E पॉइंट है E, यहाँ पर ये N है और ये H है, यहाँ पर हम ले लेते S। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर आपने E ले लिया, यहाँ पर S ले लिया, और यहाँ पर कोई आप D पॉइंट ले सकते हो। जो D पॉइंट है आपको और जो ये S पॉइंट है, अब इससे आपको पता चलेगा कि किस कंट्री को कितना बेनिफिट होता है। देखिए, जब ये ट्रेड नहीं करते हैं तो ये जो ए कंट्री है वो X कमोडिटी को इतना प्रोड्यूस कर पाता है और Y कमोडिटी को इतना प्रोड्यूस कर पाता है। वैसे ही जो बी कंट्री है वो X वस्तु को कितना, इतना, और Y को कितना, उसको इतना प्राप्त करने के लिए X कमोडिटी को इतना प्राप्त करने के लिए उसको SQ के बराबर छोड़ना पड़ता है। यदि वो OQ कमोडिटी प्राप्त करना चाहता है तो उसको उसी समय पर SQ के बराबर जो कमोडिटी है उसकी पे करनी पड़ेगी। उसी प्रकार से कि जिस तरीके से जो ए कंट्री है, यदि वो OQ का प्रोडक्शन करता है X का, तो Y का कितना, इसको छोड़कर कितना कर सकता है, Y का OQ के बराबर प्रोड्यूस कर सकता है। तो देखिए, जब ये ट्रेड के अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो ट्रेड के अंदर इन्वॉल्व होने से तो इनका इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाता है E। जो E है इनका इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। जो इस पॉइंट आपको क्या दिखाता है, ये दिखाता, ये इंटरनेशनल एक्सचेंज लाइन हो जाएगी आपकी, और ये हैं दोनों की दोनों डोमेस्टिक एक्सचेंज लाइन। ये ध्यान रखिएगा कि ये डोमेस्टिक एक्सचेंज लाइन है बी की। अब देखिए, अगर ये ट्रेड के अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो जो ए कंट्री है, ए कंट्री मैं यहां लिख देती हूं कि जो ए कंट्री है, यहां पर लिखोगे बिफोर ट्रेड और आफ्टर ट्रेड। देखिए कितना मिलता है इसको Y, OQ, सॉरी D है, QD, और आफ्टर ट्रेड कितना मिलता है EQ। अब बेनिफिट कितना हुआ, EQ माइनस DQ, यानी कि यदि आप EQ में से माइनस कर दोगे DQ को, यदि आप माइनस कर देते हो DQ को, तो ये आपका जो निकल कर आएगा ED, ये जो ED आपका निकल कर आएगा, ये होगा बेनिफिट ए कंट्री का, कि ट्रेड करने से उसको इतना बेनिफिट हुआ है। उसके बाद आप देखोगे कि जो बी कंट्री है, पहले उसको इतना प्राप्त करने के लिए कितना देना पड़ता था, इतना, अब कितना देना पड़ता है, इतना। तो आप SQ बी कंट्री के लिए आप ऐसे निकाल सकते हो कि अब क्या करोगे, SQ टोटल देना पड़ता था, अब उसको देना पड़ता है EQ, तो EQ माइनस कर दोगे, आपके पास बच जाएगा SE के बराबर, यानी कि जो आपको बेनिफिट हुआ है वो हुआ SE के बराबर। तो ये बेनिफिट है बी कंट्री का और ये बेनिफिट है ए कंट्री का। तो यहाँ पर एग्जैक्ट जो है एक तरीके से जेएस मिल आपको बता पाया कि दोनों कंट्री को कितना कितना बेनिफिट होगा। देखिए, ये सारे के सारे जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं, जितनी भी अजम्पशन बताई हैं, ये सारे नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी हैं। आप अगर किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, ये हर जगह यूज होने वाला कंसेप्ट है और हर बार इसमें से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आप देखोगे
इसको इतना बेनिफिट होता है, इसको इतना। अब क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आपके जो यहाँ से क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि यदि ये डोमेस्टिक लाइन, जिस कंट्री की डोमेस्टिक लाइन इंटरनेशनल एक्सचेंज लाइन के, ये इंटरनेशनल एक्सचेंज लाइन है, इंटरनेशनल एक्सचेंज जब आप ट्रेड के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हो, तो वो करें कि जितनी डोमेस्टिक लाइन इंटरनेशनल एक्सचेंज लाइन के जितना नज़दीक होगी उतना ही उस कंट्री को बेनिफिट कम होगा और दूसरी कंट्री के पास वो बेनिफिट चला जाएगा। आइए देखते कि मान लिया जाए कि इस ओ जो हमारी एच थी इसको OH के बजाय हम OH1 कर देते हैं। अब हमें कितना बेनिफिट हुआ था, इतना। अब हमें कितना होगा, इतना। तो इसलिए आप समझोगे कि जितना ये डोमेस्टिक एक्सचेंज लाइन इंटरनेशनल एक्सचेंज लाइन के पास जाती जाएगी उतना ही उस कंट्री को नुकसान होगा और दूसरी कंट्री को बेनिफिट होगा। जितनी इंटरनेशनल एक्सचेंज लाइन, डोमेस्टिक एक्सचेंज लाइन जो है इंटरनेशनल एक्सचेंज लाइन से दूर रहेगी उतना ही उसको बेनिफिट होगा। तो एक तो देखिए, एक मेरे को कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछ रही हूँ उसका मुझे आंसर दीजिए कि मान लिया दो कंट्री हैं, एक एफिशिएंट कंट्री है, एक इनएफिशिएंट कंट्री है। जब ट्रेड के अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो दोनों कंट्री में से बेनिफिट किसको ज़्यादा होता है। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए।